Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your instructor Harun Iftikhar from the platform of UNITO Academy, and today we are going to discuss the topics of orbital, nodes, quantum numbers, and electronic configuration like topics today. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ड्यू टू लिमिटेड टाइम हम कोशिश करेंगे कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो भी इनके साथ ही डिस्कस करें। एंड प्लीज कोशिश कीजिएगा आज आपके पास कोई कॉपी पेंसिल हो ड्यूरिंग द लेक्चर, ताकि आप कुछ चीज नोट करना चाहें तो प्लीज उसको नोट कर लें। वैसे तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको पॉज करके उसमें कोई चीज लिखना या ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सो तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स क्या है? देखिए, हम जब शेल्स और सबशेल्स की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिसको जहन में रखना होगा। अगर मैं कभी बात करता हूँ शेल की, तो शेल क्या मतलब क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? वो स्पेस जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास असल में शेल एक ऐसी प्लेस है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसको हम शेल कहते हैं। जैसे अगर आप एक घर में बैठे हुए हैं, आप गौर कीजिएगा, तो ये घर आपका क्या है? ये घर आपका एक शेल है। तो आपका हाउस जहां पर आप अभी मौजूद हैं, ये एक शेल। अगर घर ही ना हो तो क्या आप उधर मौजूद हो सकते हैं? आप उधर मौजूद नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपका, वो आपकी शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन की जो वैल्यू होती है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओके, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है शेल्स को। अब नंबर ऑफ शेल्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते। एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन होते हैं। अगर मुझे देखना हो कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है के शेल को। नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकंड है तो ये रिप्रेजेंट करता है एल को। नंबर ऑफ ऑर्बिट थर्ड है तो ये रिप्रेजेंट करता है एम को। और अगर वो फोर्थ है तो इसी तरह एन अप टू सो। ये हम याद रखेंगे। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल और ऑर्बिट, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम 2n² का फॉर्मूला यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर मुझे इस 2n² के फॉर्मूला से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो के शेल में 2 × 1² इज इक्वल्स टू 2। एल शेल में 2 × 2² इज इक्वल्स टू 2 2 4। याद रखिएगा ना, पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। 2² 4 एंड 4 2 टाइम्स 8। अगर n की बात करो, 2 × 3², 3² 9 एंड 9 2 टाइम्स 18। और n की बात करूं तो 2 × 4², 4² 16, 16 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 32। तो आपके पास n में 32 इलेक्ट्रॉन है, m में 18 है, l में 8 है और k में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में रिप्रेजेंट करें, तो आपके पास ये पहला शेल लेट सपोज k है, दूसरा l है, तीसरा m है और चौथा n है। याद रखें, देयर इज नो शार्प बाउंड्री। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई शार्प बाउंड्री है कि शेल यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। तो याद रखेंगे इसमें कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री। ये आप लोगों ने याद रखना है। नो शार्प बाउंड्री, इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी। सबसे पहले ये याद रखना है। तो आपके पास इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, यानी हम कोई लिमिट नहीं लगा सकते कि यहां से शेल आपका शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सेकेंडली, आप यहां पर देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती।
यानी आप न्यूक्लियस से बहुत दूर भी चले जाएं तब भी आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब शेल्स जो हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका घर एक शेल है, लेकिन आपके घर में छोटे छोटे सब शेल्स बने हुए। जो सब शेल्स बने हुए हैं आपके घर में, इसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। शेल को आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा, यानी आपके पास जो शेल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं वो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सबशेल्स का मतलब क्या है? अगर आप इसको थोड़ी तवज्जो देंगे तो सबशेल्स कहा जाता है ऑर्बिटल्स को। और जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबशेल्स मतलब ऑर्बिटल्स। अब यहां पर क्या होगा कि हमारे पास शेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे घर में छोटे छोटे कमरे हैं। अगर मुझे पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं, लेट्स सपोज मुझे अहमद का एड्रेस पूछना है जो अपने घर रहता है, वो मुझे कहेंगे अहमद अपने घर में है, और भाई पूरे घर में है? नहीं, अहमद अपने घर के किसी एक रूम में होगा। उस रूम का एड्रेस पता करना है तो वो मुझे सब शेल्स के जरिए पता चलेगा। इसको केमिस्ट्री की जुबान में हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जब हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो ये सबशेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम सबशेल्स की बात करेंगे तो याद रखेंगे कि हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होते हैं। 99% चांसेस होंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को यहां फाइंड करेंगे, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज है जो हमें यहां पर याद रखनी है। अब सबशेल्स को यानी हमारे पास सबशेल्स कैसे बनते हैं देखें। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो। इसका जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है l इज इक्वल्स टू n-1। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू होगी 1। और देखें, 1 तब आता है जब इसमें 0 भी होता है, 0 और 1 आएगा ना। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू होगी 2, लेकिन 2 से पहले 1 भी आता है और 1 से पहले 0 भी आता है। अगर n की वैल्यू है 4 तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। अब सोचने वाली चीज क्या है, इंटरेस्टिंगली, वो ये है कि अगर मेरे पास l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है s सबशेल को। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है p सबशेल को। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है d सबशेल को। और अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये रिप्रेजेंट करता है f सबशेल्स को। सबशेल्स की इंफॉर्मेशन आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से मिलती है। अब सबशेल क्या है? जैसे घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं। पहला ऑर्बिट है हमारा k, दूसरा ऑर्बिट है l, तीसरा ऑर्बिट है m और चौथा ऑर्बिट है n। अब ये सारे मैथमेटिकली ड्रिवन है। और अगर मैं बात करूं k शेल की तो याद रखिएगा इसके अंदर सिर्फ एक सबशेल है जिसको हम लिखते हैं 1s। क्योंकि k पहला ऑर्बिट है तो ये हमने 1 से लिखा, और s का मतलब इसकी l की वैल्यू 0 है। अगर मैं बात करूं l शेल की तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, क्योंकि शेल दूसरा है ना, तो ये 2 दूसरे शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, l की वैल्यू 0 और 1 है। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है s को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है p को। मैं 2s और 2p क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपके पास इसमें 0 है और 1 है l शेल में। इसका मतलब 2s एंड 2p। तीसरा ऑर्बिट है m, तो हम यहां लिख सकते हैं ये थर्ड ऑर्बिट है तो 3, 0 मतलब s, 3p एंड 3d। इसी तरह जब हम n के ऊपर जाएंगे तो 4s, 4p, 4d एंड 4f।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हो किसी भी सब शेल में, इन सब शेल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। यहां पुट करते हैं, एस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे? 2 × 2 × 0 + 1, 2 × 0 0 0 + 1 1 1 × 2 दैट इज इक्वल्स टू पी सबशेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 × 1 + 1। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 1 + 1 3, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। अगर हम डी सबशेल की बात करेंगे, 2 × 2 + 1, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। और अगर एफ की बात करेंगे तो 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 3 टाइम्स 6, 6 + 1 7, 7 2 टाइम्स 14। तो एस की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है 2, पी के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 6, डी के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 10 और एफ के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 14। तो इसका मतलब ये कि हमें सबशेल की इंफॉर्मेशन जो है वो इससे मिलती है और इसी से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, यहां तक हम इसको याद रखेंगे। ये आपके पास सबशेल्स है और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसके बाद आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मुझे एक बात सोचकर बताइए कि अगर मेरे पास एक ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो अरेंज कैसे होंगे? एक ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, यानी एक सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे अरेंज होंगे? इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। अच्छा याद रखिएगा, शेल में उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे के में 2 आते हैं तो इसमें 2 ही आएंगे क्योंकि एस में 2 है। के में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, हमने यहां फाइंड आउट किया था ऊपर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल आर 2। एल में 8 आते हैं। अब एल में इलेक्ट्रॉन 8 ही है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एस में चले जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पी में चले जाएंगे। इसी तरह एम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स ही है, 2 6 एंड 10। और इसी तरह यहां पर 32 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? 2 6 10 एंड 14। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये कहता है, और भाई आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, आप उन्हें अरेंज कैसे करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। तो आपके पास ऑर्बिटल्स की शेप्स आती है, डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनती है। आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स अडॉप्ट करते हैं ताकि मिनिमाइज किया जा सके उसकी रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो मैं अगर 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घुमाना शुरू कर दूं तो वो तो घूम ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी कि उनकी जो मूवमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। इसीलिए अगर हम बात करें इस फॉर्मूला की तो m की वैल्यू है ±l। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेरिकल शेप को, स्फेरिकल शेप। अब स्फेरिकल शेप कैसे बनेगी? जैसे हम एक स्फीयर बना लेते हैं, ये वाला, सॉरी माय बैड, ओके। ये इस तरह से एक स्फेरिकल शेप जो है हमारे सामने आ जाएगी, जिसको अगर हम स्फीयर में देखें, एक बॉल है जैसे आपका टेनिस बॉल होता है ना, ऐसे ये एक स्फीयर की फॉर्म है, स्फेरिकल शेप है। क्योंकि ±l का मतलब है 0 को प्लस माइनस करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस l 1 है, तो हम लिख सकते हैं इसको, माय बैड जस्ट अ मिनट, इसको हम यूं लिख सकते हैं 0 एंड +-1। 0 तो उसी तरह स्फेरिकल शेप को रिप्रेजेंट करेगा। ये +-1 कैसे लिख सकते हैं? +-1 को हम लिख सकते हैं -1, 0 एंड +1। इसका मतलब ये जो ऑर्बिट है
ये तीन पार्ट्स में ऑर्बिटल जो है, सॉरी मैं ऑर्बिट कह रहा हूँ, इससे एक्चुअली ऑर्बिटल, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो वन रिप्रेजेंट करता है पी को, यहां देखिए वन रिप्रेजेंट करता है पी को। तो पी ऑर्बिटल के तीन पार्ट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो आपके पास इसकी शेप डंबल लाइक होती है। ये एक्स एक्सिस की शेप है ऐसे, इसी तरह आपके पास वाई एक्सिस की शेप आ जाएगी, और इसी तरह आपके पास जी एक्सिस की शेप यू बन जाएगी। तो हम याद रखेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस आएगा। तो ये है हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। अगर मैं एल की वैल्यू 2 लिखूं तो एम की वैल्यू क्या होगी, 0 +-1। वन को हम एक्सप्लेन कर सके चुके हैं, +-2। ये डंबल शेप है, डंबल शेप। यहां पर +-2, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। तो हमारे पास ये पांच इसकी डिफरेंट शेप्स जो है वो बन जाएगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो यूं आपके पास L इज इक्वल टू 2, तो M की वैल्यू ये सारी आ जाएंगी आपके सामने। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ। ये भी आपने पढ़ा हुआ है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, और हुंड्स रूल भी यही कहता है, इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सेपरेट स्पिन रखेंगे, बाद में पेयर अप होंगे एक दूसरे के साथ। ऑर्बिटल के एक पार्ट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से हम जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, इसकी शेप जो है वो डिफ्यूज्ड शेप है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये डी ऑर्बिटल्स की शेप है। यानी अगर हम डी ऑर्बिटल्स की शेप की बात करें, तो इस तरह से आपके पास जो डी ऑर्बिटल है वो शेप बनाते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्र, वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र। एफ की शेप भी मैंने ऐड की थी, लेकिन एफ की शेप आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट नीड टू वर्क ऑन इट। जस्ट याद रखेंगे कि उसके पास 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम। ये जो विद इन द एक्सिस है, ये है एक्स वाई, वाई जी, जेड एक्स। जो ये वाले ऑन द एक्सिस है, कहते हैं डी एक्स स्क्र एंड वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र। ये शेप्स है, आपको पेपर में हो सकता है वो शेप कोई दे पूछे कि ये कौन सी है, तो इसको याद रखेंगे आप। तो इस तरह से आपके पास ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगर एल की वैल्यू 3 होगी, तो उसी तरह एम की वैल्यू +-0, +-1, +-2 एंड +-3 हो जाएगी। और डी एफ ऑर्बिटल जो है उसकी 7 शेप्स बन जाएंगी आपके पास। तो इसे हम डिफ्यूज्ड शेप कहते हैं, D4 डिफ्यूज्ड, P4 प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहे हैं ना सारे, तो इस शेप को हम प्रिंसिपल एक्सिस वाली शेप कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास तीन ही होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सी एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। लास्ट वाला जो हमारा इसमें क्वांटम नंबर आता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, जब हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं ना, तो देखें, हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट और डी एक्साइट करवाया गया। आपको पता है कि सोडियम येलो लाइट शो करता है जब हम उसको किसी फ्लेम में रखते हैं। ये येलो लाइट क्यों आ रही होती है, देखें, मेरे पास अगर मैं शेल्स के हिसाब से बनाऊं, के, एल एंड एम, तो जो मेरे पास, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूं, ओके। तो जो मेरे पास एक सोडियम का एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अगर हम गौर करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हम जब इसको एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड से दोबारा ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये अपने अंदर से कुछ लाइट एनर्जी एमिट करेगा, और जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करेगा उसका कलर है येलो। जैसे आप नमक को चूल्हे पे फेंकें तो येलो फ्लेम हो जाता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं।
अब पॉइंट यहां पर जो अंडरस्टैंड करने वाला वो ये है कि जब इस येलो लाइट को, ये जो येलो लाइट निकल रही है, मैं यहां पर इसको बनाता हूं, जब इस येलो लाइट को हमने चले इसको हाईलाइट कर लेते हैं येलो लाइट को, ओके दिस वन। जब ये येलो लाइट हमने यहां से जो निकल रही है, और कीजिएगा, इस येलो लाइट को हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा, और एक इसको फर्दर हमने देखा कि ये लाइन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना तो एक लाइन आनी चाहिए, लेकिन यही एक इलेक्ट्रॉन फर्दर दो छोटी येलो लाइंस बना रहा था, यानी ये एक येलो लाइन फर्दर दो छोटी येलो लाइंस में स्प्लिट हो गई। अब ये बड़ी मजेदार चीज है कि लाइंस जो है ना वो स्प्लिट कर गई हैं दो पार्ट में। कलर एक ही आ रहा है लेकिन लाइंस दो पार्ट में स्प्लिट कर गई हैं। यहां से हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन मोशन है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन या तो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटाई क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो हमारे पास इसकी शेप, इसकी जो मूवमेंट है वो +1/2 एंड -1/2 से रिप्रेजेंट होती है। जिस आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जिस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, +1/2 -1/2 एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं और आपके पास आंसर 0 आ जाता है। लेकिन जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, वो स्पिन क्वांटम नंबर उसमें होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर से हमें कई चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम भी देते हैं, और उससे काफी एटम्स की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों तरीकों से मूव करता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, जैसे बॉल को आप स्पिन करते हैं, इसीलिए इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन किया जाता है, राइट ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एंटी टेस्ट। ऑल फोर क्वांटम नंबर्स फोर। अब वहां पर लिखा होगा फाइंड ऑल फोर क्वांटम नंबर, या फोर क्वांटम नंबर फोर कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं यहां लिख लेता हूं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप लोग जानते हैं इसके के में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल शेल में पांच इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास सात इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। के शेल रिप्रेजेंट कर रहा है 1s2 को, एल शेल है 2s2 एंड 2p3। अगर मैं इसको कहूं कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनेगा 2, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास सेकंड शेल में जा रहा है। अब ये देखिए, मैं इसके मैग्नेटिक डीजेनरेसी भी बना रहा हूं, इनके जो सब शेल हैं ऑर्बिटल्स हैं। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने से पहले अनपेयर रहते हैं, यानी अगर तीन इलेक्ट्रॉन if degenerate orbitals are available then electron will prefer to have separate spin rather than paired spin। तो यहां गौर करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। अब गौर कीजिएगा जरा, गौर, आपके पास इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल 2 है, सेकंड आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 2 - 1 = 1, 2 - 1 = 1, इसका मतलब इसमें जीरो भी है और वन भी है। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला था M = +-L, तो ये आ जाएगा 0 एंड +-1। +-1 का मतलब -1, 0 एंड +1, जिसमें हमारे पास p ऑर्बिटल आ गया इस तरह से, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपने देखना है कि इसमें कितने पेयर्ड अप है। 1s2 का स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा? +1/2 -1/2, यहाँ जीरो हो जाएगा, इफेक्ट ही नहीं होगा। यहाँ भी +1/2 एंड -1/2, इफेक्ट ही नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये है +1/2 +1/2 एंड +1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो आपको ऑब्जेक्टिव में वो कोई भी चीज पूछ सकता है, वो कोई एलिमेंट दे के कह सकता है इसका स्पिन क्वांटम नंबर बताइए। जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका स्पिन क्वांटम नंबर उतना ज्यादा होगा, और जिसमें जितने कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसको उतना ही
कम इलेक्ट्रॉन उसके स्पिन क्वांटम नंबर होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन -2 का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आप 1s2, 2s2 एंड 2p4 लिखते हैं। आउटर मोस्ट शेल देख लें, बाकी सारे तो पेयर्ड आता है। तो आउटर मोस्ट सब शेल में 2p4 है ना, 1 2 3 एंड 4। इसका तो +1/2 एंड -1/2 जीरो हो गया। अब ये ग्राउंड स्टेट थी, यानी इसकी नॉर्मल स्टेट थी, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर दिए जाए, -2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर भी जीरो हो जाएगा, यहां पर भी जीरो हो जाएगा। तो ऑक्सीजन -2 का जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इक्वल टू जीरो है। अच्छा, अगर मैं कहूं ऑक्सीजन -1 है, तो अब इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये लास्ट वाला बच जाएगा ना एक अनपेयर, इसका हो जाएगा +1/2। ऐसे वो आपको कुछ स्पीशीज दे के कंपैरिजन भी दे सकते हैं, तो ये आप लोगों ने चीजें जो है ये याद रखनी। एनीवेज, तो हम यहाँ थे और हमने ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को देखा। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5053। ये हाइड्रोजन के लिए है। इसका मतलब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी जीरो नहीं होती, याद रखिएगा। और हम ये कहते हैं जहां पर 95% चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है ऊपर, उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको अभी ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। आप इसको यहाँ से सिर्फ एक बार देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये ऑब्जेक्टिव है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में एस की शेप देखिए, 1s 2s 3s, इस तरह से ये शेप्स ग्रो करती जाती हैं। पी ऑर्बिटल की शेप देखें, इसमें आपके पास सेकंड एनर्जी लेवल है, 3 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, 3 डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। और हर ऑर्बिट जो है दो इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। इसी तरह हमारे पास डी सबशेल्स है, तो आप इसके सामने देख सकते हैं थर्ड एनर्जी लेवल है, और एफ सबशेल जो है ये फोर्थ एनर्जी लेवल। ये आपके पास सारी चीजें हैं, आप यहां से किसी भी चीज के ऑर्बिटल या वो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जी, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। द शेप ऑफ टी जी स्क्वायर इज डम्बल शेप विद कॉलर, यानी उसका डम्बल शेप है लेकिन वो कॉलर की तरह बनी हुई है, इस तरह बनी है ना, डी जी स्क्वायर की शेप ऐसे है, और फिर उसके साथ एक कॉलर बना हुआ है। तो इसको हम कहते हैं डम्बल शेप विद कॉलर। देन द ऑर्बिट विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल आर कॉल्ड एस ऑर्बिटल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, हर जगह से एक जैसा होता है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ये एक जैसे होते हैं। हायर लेवल पे अगर आप में से कोई केमिस्ट्री पढ़ेगा तो वो ग्रुप थ्योरी पढ़ेगा, वहां पर उसको समझ आएगी कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की शेप एक्चुअली होती कैसे है। बट एनीवेज, याद रखें कि सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि सारी जगहों से एक जैसी शेप हो। देन क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 2p इज, देख लें, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और p रिप्रेजेंट कर रहा है l रिप्रेजेंट कर रहा है सबशेल को, l इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, नोड क्या होती है? देखिए, नोड एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। जैसे अगर मैं कहूं कि आपके घर में आपको हमने ढूंढना है, आप सोए हुए हैं, तो डेफिनेटली या आप अपने रूम में सोए होंगे या सेहन में कहीं सोए होंगे। आप सेहन और रूम में मिल सकते हैं, लेकिन आप कभी भी सीढ़ियों में सोए हुए नहीं मिले। तो जो आपके घर की सीढ़ी है वो नोड्स है जनरली। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो ये देखिए, ये पी ऑर्बिटल है ना आपके पास, तो इसके अंदर जो ये सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर, जो मैं हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर से, ये वाला, यहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। या वो ऊपर वाली शेप में होगा या वो नीचे वाली शेप में होगा, लेकिन जहां ये ब्लू डॉट मैंने लगाया है सेंटर में, यहां पर वो कभी भी नहीं हो सकता। यानी आप या कमरे में सोए होंगे या सेन में सोए होंगे या छत पे सोए होंगे, लेकिन कभी भी आप सीढ़ियों, छत और सीढ़ियों के दरमियान की जो खला है वहां पे नहीं सोए होंगे, अनलेस यू आर नॉट सुपरमैन, या आप कोई स्पाइडरमैन टाइप नहीं है, वहां पे कोई जाला शाला लगा के सो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आप वहां सो नहीं सकते। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होती है। इफ टू जनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एज डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। ये वही बात हमने की ना कि हमारे पास जो पॉलीजेक्सन प्रिंसिपल है वो भी यही बता रहा होता है हमें। और हुंड्स रूल से भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी सेम स्पिन नहीं रख सकते, दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। ओके, तो एलिमेंट कंसिडरिंग 24 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द एंड 24 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये तो है डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन से आएगा।
अगर मेरे पास किसी एलिमेंट को, ये वैसे क्रोमियम होता है 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2 एंड 3d4। असल तो कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, लेकिन क्रोमियम का केस डिफरेंट होता है। मैं आगे ये बताऊंगा कि एक्चुअली 4s1 और 3d5 है, लेकिन फिलहाल याद रखें इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो 3d में आ रहा है। एन ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, याद रखिएगा, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, यानी +1/2 और +1/2 एक ही ऑर्बिट पे नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना, हाइड्रोजन है 1s1, जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये बन जाएगा 1s2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल फिल्ड फर्स्ट? देखिए, याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो रूल है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी फिलिंग रूल, तो याद रखिएगा ये रूल है N+L। जैसे मेरे पास आया सबसे पहले N, L, N+L। सबसे पहले मेरे पास आता है 1s, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। फिर आता है 2s, ये 2 और ये 0। फिर आता है 2p, ये 2 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। फिर 3s, 3s के लिए 3+0। इसी तरह हमारे पास आता है 3p, 3p तो ये आया 3+1। फिर आ गया हमारे पास 3d, जिसकी वैल्यू है 3+2। और फिर आया 4s, 4+0। अब यहां एनर्जी देखिएगा तवज्जो से। अब हमारे पास हर ऑर्बिटल की एक एनर्जी है जिसको हमने फाइंड करना है। अगर हम N+L को कंसीडर करें तो पहली एनर्जी जो हमारे पास आएगी आ रही है 1। 2s के लिए एनर्जी आ रही है 2, 2p के लिए एनर्जी आ रही है 3, 3s के लिए एनर्जी आ रही है 3। तो अगर सेम एनर्जी आ जाए तो जो बाहर वाला ऑर्बिट है वो बाद में फिल होगा, जो अंदर वाला ऑर्बिट है वो पहले फिल होगा। तो 2p अंदर वाला ऑर्बिट है, ये L ऑर्बिट है, ये K ऑर्बिट है, शेल नंबर यानी ऑर्बिट नंबर। और ये आपके पास M ऑर्बिट है, थर्ड वन, ये आपके पास nth ऑर्बिट है। अब देखिए 3 पहले फिल हो रहा है, 3p, ये फिर इसकी एनर्जी आ जाएगी 4, और 3d की एनर्जी आ जाएगी 3+2 5। अब 4s की एनर्जी कितनी आ रही है? 4, क्योंकि 4+0 है। तो यहां पर 4s की एनर्जी कम है 3d से। 4s एनर्जी इज लेस देन 3d, इसलिए 4s पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होगा। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द केमिकल बिहेवियर एटम, ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट होता है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और देखें, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p एंड 5s। यही है ना, 4s पहले फिल हो रहा है, 3d बाद में फिल हो रहा है। आफ्बाउ प्रिंसिपल कहता है कि लो एनर्जी पहले फिल होगी, हाई एनर्जी बाद में फिल होगी। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तरीका भी होता है, जैसे मैं एरोस बना रहा हूं। ओके, ये देखिए, अब आपके पास जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 24, उसमें आ रहा है, आना चाहिए 4s2 एंड 3d4। लेकिन 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसे कहते हैं पार्शियल स्टेबिलिटी रूल, पार्शियल स्टेबिलिटी रूल। अगर हमारे पास एक ऑर्बिट में, जैसे डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन अगर यहां ऐड कर दिया जाए तो डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से चेंज होती है कि 4s2 की बजाय 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, जिसकी वजह से डी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि पार्शियल स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग D5 इज मोर स्टेबल देन D4 और D6।
तो जो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी इलेक्ट्रॉन एटम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपके पास 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाता है। फिर ये देखें, आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि डी जनरेट, हुन्स रूल है ना, डी जनरेट ऑर्बिटल्स अगर अवेलेबल हो तो आप इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा नहीं रख सकते, बल्कि उनको सेपरेट सेपरेट रखना होता है। जब सेपरेशन खत्म हो जाए, यानी ऑर्बिट खत्म हो जाए, फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो। इस तरह फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी, ये सारी, थर्ड एनर्जी, फोर्थ एनर्जी में बता चुका हूँ। 1s, the first two electron go into the first sense, then आहिस्ता आहिस्ता जाएगा 1s2, 2s2, then 2p6, then 3s2, then 3p6, एंड देन हमारे पास, यानी इसमें 6 आएगा, और फिर हमारे पास 4s, देखे ना, 4s पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होगा, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से। अच्छा जी, इसमें याद रखिएगा कॉपर का जो केस होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो हम इसको लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। लेकिन यहां पर एक चेंजिंग होती है, 3d9 इसको हम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, ये बच जाता है 4s1 एंड 3d10। क्योंकि 10 वाला जो है वो 9 से ज्यादा स्टेबल है, तो कॉपर और क्रोमियम दोनों के केस में 4s1 बच जाता है और 3d10 हो जाता है, क्योंकि 3d10 ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, डी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ये स्टेबल होता है। और कॉपर जब +2 शो करता है तब ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। याद रखिएगा, इसे कहते हैं क्यूप्रस, और इसे कहते हैं क्यूप्रिक। OUS हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, IC हमेशा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे Fe+2, तो ये होता है फेरस। Fe+3, ये होता है फेरिक। इसी तरह मर्क्यूरी, Hg1+, मर्क्यूरस, Hg2+, मर्क्यूरिक। ये आईसी और OUS का एक नोमेनक्लेचर है, खैर ये आपको पता होना चाहिए। तो दे द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन filled in 3d next to 4p, तो वो आपको 4p होता है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसको बस जनरली याद रखेंगे। In 6d orbital, if 6d orbital is complete, the electron will goes to, अब 6d की एनर्जी निकालने हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6d है ना, 6 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, और d के लिए ये l है। l की वैल्यू क्या होगी, SPD 012। तो इसकी एनर्जी कितनी बनेगी, 6+2 = 8। अब देखें 6d, इफ 6d ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन एंटर गोज इनटू, ये गलत है, यहां पर ठहरे, एनर्जी निकाल लेते हैं। 7+0, 7+1, 7+2 एंड 7+3। तो ये 7, 8, 9 एंड 10। 6d के बाद 6d की एनर्जी कितनी है, 8। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, मेरी मेरी ही मिस्टेक है। आंसर ठीक लगा हुआ है, मुझे लगा कि शायद आंसर आगे पीछे हो गया। आप इस तरह फाइंड आउट कर लिया करें इसको बेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम भी कहीं पर पढ़ाते हुए ना छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने फाइंड आउट किया, तो द आंसर इज राइट। क्योंकि अगर 8 फिल हो गया है तो फिर एनर्जी 9 में आनी चाहिए, तो हम वही N+L रूल इस पे फॉलो करेंगे। ठीक है, 6d के बाद 7d आ रहा है हमारा, ठीक है, ये आप याद रखें। What is the following atomic orbital of an element which has 4 unpaired electron in the ground state? एटॉमिक नंबर कौन सा होगा उस एलिमेंट का जिसके ग्राउंड स्टेट में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखें, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 का मतलब है 1s2, 2s2 एंड 2p2। इसमें तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर 16 की बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। ये सल्फर है, ये कार्बन है,
18 की बात करूं तो ये आर्गोन है, आर्गोन में तो कोई अनपेयर नहीं होता। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हाँ, 26 ही ऑप्शन बचता है, लेकिन कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। गौर कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब D6 है ना, तो डी शेल बनाइए। 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 1 6। तो इसमें ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारे पास 26 आ गया। उसके बाद आ जाते हैं विच आर फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप ये उसी तरह निकालते जाएंगे सबकी कॉन्फ़िगरेशन बना के। हाफ फिल्ड इन पी ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन नेगेटिव में सेट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अब आपके अपने करने वाले हैं। इनको आप तवज्जो दे के कर लें अच्छे तरीके से। जहां पर इन क्वेश्चन में इशू आए, आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लाइक आप अपने एडमिन को कहिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चन को देखिए। और ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, तो आप एक बार इनको अच्छे तरीके से डिस्कस कीजिएगा। जहां पर इशू आए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू इंशाल्लाह। ठीक है। एनीवेज, you can directly contact to your academy if you are finding any problem in solving these questions. Thank you so very much, guys, for your attention. Hopefully, the lecture is very fruitful for you. Take care of yourself, guys. Allah Hafiz.